ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इलेक्टेड। अमेरिका के जो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत की राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका की यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी है, यानी 1 साल भर चलती रहती है। कई बार तो साल भर से भी ज़्यादा समय हो जाता है। खर्चीली भी है और जटिल भी है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यही इसी कारण से दोनों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो भिन्न है। यानी अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर पावर देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार का भी और राज्य दोनों का ही प्रमुख होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट व हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। जबकि भारत में हमने देखा कि वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और इसीलिए राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। सेना का प्रमुख जैसा कि भारत में भी राष्ट्रपति को माना गया है, तीनों सेना का, इसी तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति है और कार्यपालिका का प्रमुख भी वहाँ राष्ट्रपति है। आइए हम जानेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में हमने देखा कि 5 वर्ष का होता है। अमेरिका में अधिकतम 2 बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है 2 टर्म के लिए, यानी तीसरे कार्यकाल के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। केवल 2 ही बार वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले कितनी भी बार बन सकता था और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यही कारण थे कि 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन 1951 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद से यह व्यवस्था की गई। और यह भी ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा ही रोचक क्वेश्चन भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हमेशा लीप ईयर में होता है। और लीप ईयर का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि लीप ईयर में जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का होता है। लीप ईयर का मतलब यह है कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है वह लीप ईयर कहलाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा लीप ईयर में ही होगा। जैसे अब 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, पहले 2016 में हुआ था, उससे पहले 2012 में। कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो हमने देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि भारत में भी यही है कि 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव लड़ सकता है। तो वह दूसरा, अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए वहाँ के जन्म से अमेरिका का नागरिक होना अनिवार्य है। जबकि जैसे भारत में तो भारत का नागरिक हो यह व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और पिछले 14 साल से वह अमेरिका में निवास कर रहा हो। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है 2020 का चुनाव लड़ना चाहता है वहाँ, और वो 5 साल से जैसे इंडिया में रह रहा हो या किसी दूसरी कंट्री में रह रहा हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि 14 साल से वह अमेरिका में निवास करना उसका अनिवार्य है। जबकि भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से होता है। पहले हम देखते हैं कि चुनाव के 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति में
जो जनता है वो सीधे ही अपने पदाधिकारी का चुनाव करती है, सीधे अपने पदाधिकारी को मत करती है और मत करके चुनती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें जनता सीधे अपने मताधिकारी को नहीं चुनती है, मताधिकारी को वोट नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पदाधिकारी का चुनाव करते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसा है, जैसे भारत में भी होता प्रत्यक्ष रूप से ही है, लेकिन दोनों का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका में के राष्ट्रपति का चुनाव भी एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, और इस निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य हैं। यानी जितने संसद में सदस्य होते हैं, जितने वहाँ की संसद को कांग्रेस, मतलब जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, और कांग्रेस में वही दो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यानी प्रतिनिधि सभा, और दूसरे है सीनेट। तो संसद में जितने सदस्य हैं उतने ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है चुनाव के लिए, उसमें भी उतने ही सदस्य की संख्या रखी गई है, उतने ही इलेक्टोरल कॉलेज में भी सदस्य होंगे 538। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के द्वारा ही फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वो इलेक्टर्स ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करते हैं। तो जो चुनाव प्रोसेस है उसको हम कुछ इसके मेजर स्टेप्स है उन पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होता है, क्योंकि 1 साल तक अमेरिका के चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी व कॉकस, दूसरा नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन, तीसरी जनरल इलेक्शन होता है इसमें, और चौथा है इलेक्टोरल कॉलेज, और 5वां फिर रिजल्ट जो भी इनॉग्रेशन है। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ की जो दलीय सिस्टम है, क्योंकि चुनाव में इन्हीं की भूमिका होती है, इसलिए अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी 2 दल प्रमुख है। वैसे और भी छोटे मोटे दल है पर उनका प्रभाव नहीं है, ये 2 ही दल सत्ता में बारी बारी से बने रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सिंबल है वो गधा है, डंकी है, और यह लिबरल मानी जाती है पार्टी। और जैसे बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से ही चुने गए थे। दूसरी जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो हाथी है, एलिफेंट है, और ये कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है कि मतलब ये जो धनी लोगों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी मानी जाती है। और जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से ही चुने गए थे। और छोटी मोटी पार्टियां भी है, जैसे ग्रीन पार्टी है, टी पार्टी है, लेकिन इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वहाँ द्विदलीय व्यवस्था ही है। अब जो अमेरिका में राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसके लिए भी ऐसा नहीं है जैसा कि इंडिया में है, कि इंडिया में क्या किया जाता है कि पार्टी के द्वारा अपनी जो पार्टी है वो अपने अपने उम्मीदवार, पार्टी के अंदर जो बड़े टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाता है कि हमारा कैंडिडेट ये होगा। और जबकि जो कार्यकर्ता है, जनता है, उनकी किसी की भी राय ही नहीं ली जाती है वह। लेकिन अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा यह भी निर्धारित जनता के द्वारा किया जाता है, और पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी वहाँ इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी प्रमुख भूमिका होती है। यानी वहाँ जो राष्ट्रपति पद का जो कैंडिडेट होगा उसमें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इसके लिए प्राइमरी व कॉकस की व्यवस्था की गई है जो उम्मीदवार का चयन करने के लिए। कुछ राज्यों में प्राइमरी के माध्यम से चयन किया जाता है और कुछ में कॉकस है, यानी 14 राज्य ऐसे हैं जहां आज भी वही सिस्टम है कि वहां पर जो बड़े लीडर्स हैं वही तय करते हैं कि हम मतलब वोट करके कि ये इस पार्टी का उम्मीदवार ये होगा, मतलब इस। और जबकि प्राइमरी में ये होता है कि जनता
वोट करती है। तो इन दोनों के द्वारा प्रतिनिधियों का, डेलीगेट्स का चयन किया जाता है और ये व्यवस्था भी 1970 से की गई है। तो पहले कॉकस और प्राइमरी के द्वारा जो प्रतिनिधि है उनका चयन किया जाता है, फिर बाद में नेशनल, दोनों अपनी अपनी पार्टी की में, यानी अपनी अपनी पार्टी के द्वारा पहले प्रतिनिधियों को ABC जैसे पार्टी में कई सारे लोग होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें राष्ट्रपति बनूं। तो अब उसके लिए फिर यहाँ ये सिस्टम किया कि प्रत्येक राज्य में चुनाव की व्यवस्था की गई। कुछ में मैंने बताया कि जैसे प्राइमरी में यानी जनता द्वारा बैलेट पेपर से चुना, वहाँ के प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। और कॉकस, कुछ राज्यों में कॉकस व्यवस्था है, यानी हाथ ऊपर करके यह तय किया जाता है कि हम इसे वोट करते हैं। तो इसके पश्चात दोनों पार्टियां ही अलग अलग अपने नेशनल कन्वेंशन का आयोजन करती है, प्रत्येक राज्य में करती है। और इस नेशनल कन्वेंशन में जो प्रतिनिधि है वो यह निर्धारित करते हैं कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार ये होगा। डिक्लेरेशन होता है कि राष्ट्रपति हमारी पार्टी से ये उम्मीदवार होगा और हमारी पार्टी से ये उम्मीदवार होगा। नेशनल कन्वेंशन के जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार का निर्धारण है वो केवल राष्ट्रपति जिस राष्ट्रपति के लिए जिसको उम्मीदवार बनाया है वो ही निर्धारित करेगा। उसके लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो फिर इसके पश्चात जब नेशनल कन्वेंशन ये अगस्त माह में होता है, एक तरह से जनवरी फरवरी से वहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो प्राइमरी कॉकस है इसके द्वारा जो चुनाव होते हैं वो चलता रहता है 2-3 महीने। फिर अगस्त में नेशनल कन्वेंशन होता है। नेशनल कन्वेंशन के बाद में निर्धारित हो जाता है कि भाई इस पार्टी से ये उम्मीदवार होगा। जैसे कि अभी जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और जो डोनाल्ड ट्रंप है फिर से रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और फिर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिन्हें बना दिए गए वो उनके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का यानी उपराष्ट्रपति पद का निर्धारण कर दिया गया। इसके पश्चात वहाँ पर फिर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। वहाँ की यह पद्धति खर्चीली है, पैसा बहुत ही इसमें खर्च होता है। और लेकिन अमेरिका में भारत की तरह रैलियाँ इनको कम महत्व दिया जाता है, इतना नहीं है। वहाँ डिबेट को महत्व दिया जाता है। टेलीविज़न पर डिबेट होती है और उसमें डिबेट में दोनों पद के जो प्रत्याशी, दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी है राष्ट्रपति पद के, उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें अपने विचार रखने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जब आप राष्ट्रपति बनोगे तब क्या करोगे, इस पर अपने विचार रखो। तो डिबेट्स को ज़्यादा महत्व वहाँ पर दिया जाता है। ये वहाँ की एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मतलब अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि इंडिया में जो मेन मुद्दा होता है उस पर तो डिबेट होती ही नहीं है और वैसे ही आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। यह हमें अभी उस अमेरिका से मतलब सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट को महत्व दिया जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात चुनाव प्रचार चलता रहता है। अब अमेरिका में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अमेरिका में जो चुनाव है वो पहले से उसका संविधान में पूरा जिक्र होता है कि कौन सा चुनाव मतलब कौन सा क्या क्या कब होगा, पहले से पूरी तिथि निर्धारित होती है। जैसे नेशनल कन्वेंशन अगस्त में होगा, चुनाव प्रक्रिया जनवरी में शुरू हो जाएगी और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनका चुनाव जो नवंबर आएगा, नवंबर के पहले मंगलवार को होगा। तो जैसे इस साल नवंबर का पहला मंगलवार 3 नवंबर को है, तो इलेक्टोरल जो कॉलेज के इलेक्टर्स है वो 3 नवंबर को चुने जाएंगे और फिर बाद में रिजल्ट आएगा और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस तरह प्रक्रिया ये पूरी पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। और यह भी देखा गया है कि वहाँ बिल्कुल उसी तय समय पर ही कार्य पूरा होता है, चाहे कितनी कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। और जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के समय भी वहाँ पर चुनाव हुए, यानी पोस्टपोन नहीं होते। जैसे कि भारत में थोड़ा सा कुछ भी मुसीबत या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने पर फटाफट से चुनाव वगैरह स्थगित कर दिए जाते हैं, वहाँ ये नहीं है। वहाँ तब भी चुनाव कराए जाते हैं और वही निर्धारित समय पर होते हैं।
तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो वहाँ ये जो निर्वाचक मंडल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है, तो इस निर्वाचक मंडल का काम केवल राष्ट्रपति का चुनाव करना है, यहीं तक सीमित है, उसके पश्चात कोई काम नहीं होता है। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्य संख्या वही 538 यानी जितने यूएसए कांग्रेस में है, यानी वहाँ की संसद में उतने ही निर्धारित करे गए हैं। जैसे कि प्रतिनिधि सभा में 435 है तो 435 इसमें उसके होंगे, सीनेट में 100 है और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से 3, तो यानी टोटल 538। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य हैं यानी इनका जो राज्यों में जो कोटा है कि राज्यों में जो निर्धारण है वो भी ऐसे ही किया गया है जैसा कि संसद में है। तो अब इनकी चुनाव प्रक्रिया देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है। प्रत्येक राज्य में सूची प्रणाली द्वारा होता है, प्रत्येक राज्य में अपनी सीटें निर्धारित है और वहाँ सूची प्रणाली से चुनाव होता है। सूची प्रणाली में ये होता है कि मतदाता सूची को वोट करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर सूची हार जाती है तो पूरा ही पार्टी पूरी मतलब उस राज्य में हार जाती है, और सूची जीत जाती है तो पूरे के पूरे ही जीत जाते हैं। जैसे कि कोलंबिया है, पे फॉर एग्जांपल देखते हैं, कोलंबिया से 55 इलेक्टर्स होते हैं। कोलंबिया वहाँ का कैलिफोर्निया वहाँ का राज्य है मान लो, और वहाँ से 55 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। तो जो 55 में अगर 30 इलेक्टर्स रिपब्लिकन पार्टी के चुने गए और 25 इलेक्टर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो वहाँ ये व्यवस्था है क्योंकि सूची को वोट देते हैं तो 30 से 5 से ज़्यादा 5 मतों से ज़्यादा जीत रही है कौन, रिपब्लिकन पार्टी। तो इसलिए वहाँ पूरे के 55 की 55 जो सीटें हैं वो रिपब्लिकन के खाते में जाएगी, क्योंकि सूची को वोट दिया है। तो चाहे एक वोट से जीते चाहे कितने वोट से जीते, पूरे के पूरे वोट जो पार्टी जीत रही है उसी के खाते में जाएंगे। तो इस तरह मान लो जैसे दूसरा कोई भी नाम से राज्य देख लो, अगर 11 वहाँ सीट है, 11 इलेक्टर्स चुनने हैं तो 6 इलेक्टर्स चुने गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के और 5 इलेक्टर्स चुने गए रिपब्लिकन पार्टी के। तो वहाँ के जो 11 के 11, क्योंकि 6 ज़्यादा किसके हैं, डेमोक्रेटिक के, तो 11 के 11 जो इलेक्टर्स है वो उसी के चुने जाएंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो सूची प्रणाली में यही होता है कि लिस्ट को वोट करते हैं और लिस्ट जीत गई तो सारे ही जीते हुए माने जाते हैं और वो सारे ही हारे हुए। तो इस तरह प्रत्येक राज्य का चुनाव होता है और यही कारण है कि इसी वजह से वहाँ की जो पॉपुलर वोट है यानी जनता के जो मत है वो तो किसी दूसरे उम्मीदवार को ज़्यादा मिल जाते हैं, और जो इलेक्टर्स है वो चुन करके ज़्यादा दूसरे उम्मीदवार के। और 2016 वाले चुनाव में ऐसा ही हुआ है, हिलेरी जो क्लिंटन है उसको ज़्यादा मत प्राप्त हुए और जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। क्यों? क्योंकि इलेक्टर्स उसके ज़्यादा थे लेकिन मत हिलेरी क्लिंटन को ज़्यादा मिले थे। तो निर्वाचन फिर ये जो 3 नवंबर 2020 को इनका चुनाव होगा, फिर तभी पता चल जाता है कि राष्ट्रपति पद का जो विजेता कौन होगा, उन्हीं से अनुमान लगा लिया जाता है। वैसे बाद में जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं और उन्हें पूरी वो स्वतंत्र होते हैं कि वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर वो बंधे नहीं होते कि जिस पार्टी से वो जीत कर के गए हैं उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे दलीय व्यवस्था मजबूत होती गई तो वहाँ पर भी मतलब कोई भी अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर के वोट करता नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से स्वतंत्र है। तो चुनाव जीतने के लिए 270 मत प्राप्त करने अनिवार्य हैं। जिस भी उम्मीदवार को 270 या उससे अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जो निर्वाचक मंडल की 538 में से 270 मत प्राप्त कर लेता है वही राष्ट्रपति चुना जाता है। तो
तो वहाँ के जो मतपत्र है उनको सीनेट व प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में खोला जाता है और सीनेट का अध्यक्ष ही मतों को गिनता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगर किसी भी उम्मीदवार को 270 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो जो सीनेट है वो प्रथम 3 जो कैंडिडेट है जिनको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं उनकी सूची प्रतिनिधि सभा को भेजता है। फिर प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो प्रत्येक राज्य हैं, वहाँ 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य यानी एक राज्य का एक वोट माना जाता है और 50 राज्यों को मतलब एक एक वोट करने का अधिकार होता है। वापस से वो उन 3 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग होती है और अगर 50 में से अगर 26 वोट कोई भी उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है वही फिर राष्ट्रपति विजय के रूप में विजयी घोषित किया जाता है। तो बाद में 20 जनवरी को वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। थैंक यू सो मच।